हाजिर हूँ कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए। कुछ इन्वेंशंस ऐसी जो जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए और इंडिया के पर्सपेक्ट में ये दिस इज ऑफ अटर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को ऐसे कह सकते हैं कि जो बच्चे रिसर्च एरियाज में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्वेंशंस के बारे में आपको बताना ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो कुछ शुरू करते हैं। कुछ इन्वेंशंस, कुछ रिसर्चर्स मैंने जो है अपने डिफरेंट ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेस से गैदर किया है और वो जो है मैं आपको आपके समक्ष जो है वो ला रहा हूं। तो पहली इन्वेंशन थी, उसका नाम था स्टारलाइट। स्टारलाइट जो था वो एक ऐसा सब्सटेंस था, इसको स्टारलाइट नाम दिया गया है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता था। ठीक है, ह्यूज एनर्जी अप टू 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की एनर्जी वो अपने अंदर रख सकता था और अपने इतना टेम्परेचर अपने अंदर जो है वो इनकाउंटर या उसे कह सकते हैं एब्जॉर्ब करके रख सकता था कि जैसे कितना एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है उतना टेम्परेचर वो अपने अंदर रख सकता था। ठीक है, वो उस प्रोजेक्ट का नाम था स्टारलाइट प्रोजेक्ट, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई। ये वैसे इन्वेंशंस हैं जो एक साइंटिफिक वर्ड में कंप्लीट होने चाहिए थे, जैसे कि टेस्ला की फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी ऑफ टेस्ला चाहते टेस्ला कॉइल उन्होंने बनाया था और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था जिसके जरिए जो टेस्ला जो थे वो सबको फ्री एनर्जी प्रोवाइड, वायरलेस एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते थे, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी क्रम में दूसरा इन्वेंशन था, उसका नाम था डेथ रे। डेथ रे इज अ सेकेंड क्लास ऑफ इन्वेंशन। ये निकोला टेस्ला ने किया था। तो इसमें क्या है कि दिस इज अ पार्टिकल बीम वेपन। ये पार्टिकल बीम वेपन था और एक 250 माइल्स तक ये 10,000 एयरक्राफ्ट को एक साथ तबाह करने की क्षमता या पोटेंशियल रखता था। ठीक है, इसके अलावा स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम, ये SLOOT स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम, ये एक कोडिंग सिस्टम डेवलप किया गया था फॉर ये दिस स्मार्ट डिजिटल कंप्रेशन टेक्निक। स्मार्ट डिजिटल डेटा कंप्रेशन टेक्निक थी। डिजिटल डेटा कंप्रेशन टेक्निक का मतलब ये हो गया कि अब तक हम जो डेटा कंप्रेशन SLW एल्गोरिथम से इस तरह के एल्गोरिथम्स हम जो है वो डिस्कस करते हैं, तो इन एल्गोरिथम्स की अपनी एक क्षमता होती है, एक पोटेंशियल होता है कि ये लॉसी कंप्रेशन करेंगे, लॉसलेस कंप्रेशन करेंगे। तो लॉसलेस कंप्रेशन चीजें हो ही जाती हैं, ऐसी चीजें जो मतलब हम कह सकते हैं किसी चीज को हम प्योरली 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दैट थिंग इज कि 100% वो जो है वो चीज कन्वर्टेबल या वन फॉर्म ऑफ एनर्जी 100% कन्वर्टेबल अनदर डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो आपका स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम था, ये कोडिंग सिस्टम ऐसा था कि ये कंप्रेशन ऑफ 256 MB टू 8 KB तक का कंप्रेशन ये देता था। मतलब कि 256 MB फाइल को ये 8 KB तक का कंप्रेशन ये कर सकता था। तो ये भी इन्वेंशन जो है ये अधूरी रह गई। ये मुझे सब बताने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो है इस पर बच्चा और वर्क करे, सर्च करे और इस पर वर्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए कि किस डोमेन पे हमें वर्क करना है। तो रिसर्च ये इंटरेस्टिंग रिसर्च एरियाज हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा अभी तक के लिए छोड़ दिए गए हैं या अभी तक वो अचीव नहीं कर पाए इस चीज को, या हो सकता है किसी जमाने में अचीव कर लिए हो लेकिन उनकी इन्वेंशंस किसी कारण से सोसाइटी में वापस ना आ पाई। ठीक है, तो दिस इज, और ये जो बनाया था ये डच इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ने बनाया था। डच इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक्स थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इस पर वर्क करने की, शायद अचीव भी कर लिया था, लेकिन वो अचीवमेंट दुनिया के सामने आ नहीं पाया। ठीक है, तो दैट इज द स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर ये एक तरह का इन्वेंशन था। इसमें ये एक अर्जेंटीना के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इस चीज को इन्वेंशन किया था और इन्होंने क्या किया था, इसके थ्रू कृत्रिम बारिश, जैसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग भी कराई थी, लेकिन किसी कारण से ये भी इन्वेंशन हमारा लॉस्ट हो गया या वर्क में नहीं आ पाया। नेक्स्ट है आपका क्रोनोवाइजर। क्रोनोवाइजर इज अ
device that is built by इटालवी साइंटिस्ट ने बनाया था इस चीज को, और इटालियन साइंटिस्ट ने इसका काम शुरू किया था, बना भी लिया था। ये वो डिस्कवरीज बेसिकली बच्चों हैं जो डिस्कवरीज जो हैं वो हुई हैं, लेकिन क्या हुआ, ये अपने अंजाम तक ये दुनिया को नहीं मिल पाई हैं। तो इस क्रोनोवाइजर में क्या था कि इसमें हम ल्यूमिनस एनर्जी प्लस साउंड का अपना यूज करके हम जो है पास्ट के इवेंट्स को अल्टर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन पास्ट के इवेंट्स तक को हम देख सकते थे। ठीक है, तो दैट इज ऑल, दिस इज बेस्ड ऑन द ल्यूमिनस एनर्जी प्लस साउंड। ठीक है, और ये पैटर्न को, प्रीवियस पैटर्न्स को क्या करता था, एक रिकॉर्ड कर लेता था एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की कोऑर्डिनेट्स में जो है वो सेव कर लेता था। अब आप कहोगे एटमॉस्फेरिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो जैसे कि आप टाइम ट्रेवल्स की बात करते हैं कि वैसे स्पेस टाइम ग्राफ में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं समय के, उनके बीच को ट्रेवल किया जाता है, तब टाइम ट्रेवल की हम थ्योरी को हम मान सकते हैं या उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना। उसी तरह ये एटमॉस्फेरिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन पे ये रिकॉर्डिंग किया था इस इटालियन साइंटिस्ट ने क्रोनोवाइजर के नाम से। इसमें हम पास्ट हिस्ट्री या पास्ट चीजों को हम देख सकते थे और लेकिन उसको अल्टर नहीं कर सकते थे। तो उनको इसके अलावा हमारे एक सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है, वो दिक्कत है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जो और देश और कंट्रीज में जो हो चुके हैं, जैसे कि आपका जेट इंजन। ठीक है, जैसे रॉकेट इंजन और जेट इंजन में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है ये आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉकेट इंजन जो हमारे यहाँ तो बने हुए हैं वो मतलब क्रायोजेनिक इंजन से बन जाते हैं, वो तो इजिली काम भी कर लेते हैं। जेट इंजन की जब बात आती है तो जेट इंजन जो होते हैं उनमें वो अभी तक हमारे यहाँ बने नहीं है। पहला जेट इंजन हमारा कावेरी नाम से बन रहा था, जो कि जिसका की कार्यकाल पूरा हो नहीं पाया। ठीक है, मतलब वो बन नहीं पाया, क्योंकि जो रॉकेट इंजन होते हैं उनमें तो हम क्रायोजेनिक फ्यूल्स को भर देते हैं, लेकिन जेट इंजन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है और वो अपनी फ्यूल कंजप्शन करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कंबशन करके उसका जो है वो अपना प्रपल्जन ये क्रिएट करता है। तो ये जेट इंजन की विशेषता है। तो जेट इंजन में प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेट इंजन की आई थी, और वो ये प्रॉब्लम थी कि जेट इंजन में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर जो है वो पॉइंट ऑफ इग्निशन पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर था कावेरी इंजन के विफलता में, कि कावेरी इंजन क्यों नहीं बन पाया हमारा, जो कि फर्स्ट जेट इंजन था जो हमारे यहाँ बनने के लिए हम लोग प्रयासरत हुए थे। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है हम लोग ने रशिया से प्रपोजल सिस्टम, ये प्रपोजल एनवायरमेंट की डिमांड की, वहां पे टेस्टिंग हमारी जाके होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस जेट इंजन का जो है कावेरी INS कावेरी जो प्रोजेक्ट था वो हमारा पूरा नहीं हो पाया है ना, कावेरी जेट इंजन का बनाने का। तो जेट इंजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जेट इंजन में आपका जो प्रपोजन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेके होता है, जबकि रॉकेट इंजन में आपका क्रायोजेनिक इंजन पहले से भर दिए जाते हैं। तो जेट इंजन हमारे यहाँ अभी कावेरी जो है वो जेट इंजन प्रोजेक्ट जो है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि रॉकेट इंजन का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी होता है कि इट हैज वेरी मच हाई स्पीड बट कांट बी कंट्रोलेबल। ये कंट्रोलेबल रॉकेट इंजन इसलिए नहीं होता कि पहले से इसमें हमने फ्यूल ऑक्सीडेशन, एक बार हमने क्रायोजेनिक इंजन पे अपने कंबशन करवा दिया तो फिर वो जो है अपने आप बंद करेगा, तो फिर उसमें हमें वो कंट्रोलेबल बर्निंग नहीं होगी, वो अनकंट्रोलेबल होगी। एक बार हमने आग लगा दिया तो फिर वो जलेगा, जब तक वो जलेगा ही जलेगा, उस एनर्जी को हमें यूज ही करना है, वो स्विचेबल या कंट्रोलेबल नहीं होता है। लेकिन जेट इंजन में ऑक्सीजन एनवायरमेंट यूज होती है, इसलिए वो कंट्रोलेबल होता है, इसीलिए जेट इंजन की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसी टेक्निकल पर्सपेक्ट के कारण वो जो है पूरा नहीं हो पाया, तो हमें ऐसे बढ़ा पाए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आगे और कौन कौन से इन्वेंशन हैं।